Welcome everyone to my YouTube channel. This is Manisha Upadhyay PUP. This video is going to be very interesting because in this video we are going to discuss about the new pattern of CBSE exam. CBSE ने फिलहाल ही कुछ दिन पहले अपना सैंपल पेपर रिलीज किया है क्लास 10 का। तो क्या चेंजेस आए हैं CBSE ने, क्या बदलाव किए हैं आपके क्वेश्चन पेपर के पैटर्न में, उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। प्लस उन चीजों को डिस्कस करने के बाद में आपकी सिविक्स का जो लास्ट चैप्टर है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, उसको भी हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो ये वीडियो होने वाला है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि CBSE का जो नया पैटर्न है एग्जाम का वो क्या है और किस तरह से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है फॉर 2020 एंड 2021 एग्जाम। अपने जो बोर्ड का एग्जाम है उसके लिए किस तरह से आपको अपने आप को तैयार करना है, तो उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो CBSE ने कौन सा नया पैटर्न अडॉप्ट किया है और किस तरह से चेंजेस आए हैं पिछले पैटर्न से इस बार के पैटर्न में। तो सबसे पहले जो वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको पता होनी चाहिए, वो पता होना चाहिए आपके SST का कोड। तो SST का जो कोड है आपका 087। सो दिस इज द कोड ऑफ योर सब्जेक्ट सोशल साइंस। सो ये कोड मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि जब भी आप ऑफिशियल साइट से इस पेपर को डाउनलोड करेंगे तो सबसे पहले आप अपना कोड जरूर चेक कीजिएगा, या आप गूगल से जब भी CBSE के सैंपल पेपर डाउनलोड करेंगे तो आप कोड को जरूर चेक कीजिएगा कि मेरा ये कोड जो है ये सही है या नहीं है। तो अब पैटर्न के बारे में डिस्कस करते हैं कि CBSE ने क्या पैटर्न जो है स्टार्ट किया है। आप सब जानते हैं कि आपका 80 मार्क्स का पेपर होता है और 20 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिकल तो नहीं, पर ये 80 मार्क्स हमारे हाथ में है जो थ्योरी पोर्शन है। ठीक है, तो इस थ्योरी पोर्शन को आपको किस तरह से अपने आप को तैयार करना है और किस तरह से आप इस थ्योरी पोर्शन में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, तो उस चीज को हम डिस्कस करेंगे। इसमें आपको पता लगेगा कि इस बार की जो एग्जाम का जो पैटर्न है उसके अंदर कितने सेक्शन आने वाले हैं, टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने होने वाले हैं और किस तरह से आपका पैटर्न है। तो सबसे पहले हम नंबर ऑफ सेक्शन और नंबर ऑफ क्वेश्चन, इन दोनों चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ सेक्शन और नंबर ऑफ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस बार आपके टोटल 5 सेक्शन होने वाले हैं। जी हाँ, आपके इस बार 5 सेक्शन होने वाले हैं, A, B, C, D और E। 5 सेक्शन होंगे आपके। इससे पहले आपके सिर्फ 2 या 3, इससे पहले के जो एग्जाम है उसमें सिर्फ 3 सेक्शन आते थे, लेकिन इस बार जो एग्जाम आप देंगे उसमें 5 सेक्शन आएंगे, A, B, C, D, E। इसमें क्वेश्चन का क्या पैटर्न है, कौन से एक सेक्शन में किस मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, उस चीज को भी डिस्कस करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे आपके 32। ठीक है, टोटल नंबर। तो 2 चीज हमने डिस्कस कर ली, नंबर ऑफ सेक्शन, तो 5 आपके सेक्शन है और टोटल नंबर 32 टोटल आपके क्वेश्चन होंगे। ठीक है, लेकिन इन सेक्शन में कितने क्वेश्चन हैं और किस तरह से इस चीज का डिवीजन है उसको अब हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको 2 चीज क्लियर होगी कि 5 आपके सेक्शन है और टोटल नंबर ऑफ 32 आपके क्वेश्चन है। तो अब डिस्कस करेंगे कौन से सेक्शन में क्या पैटर्न यूज किया है। तो सबसे पहले जो बात करते हैं वो बात करते हैं सेक्शन A की, कि सेक्शन A क्या है आपका। तो सेक्शन A जो है आपका वो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। सेक्शन A आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसमें आपके जो क्वेश्चन होंगे वो 1 से 16। ठीक है, तो इसमें टोटल 16 क्वेश्चन आपके आएंगे। आप सब जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस तरह से होती है, जिसमें आपके पास में ऑप्शन अवेलेबल होता है A, B, C, D, जिसमें से आपको राइट ऑप्शन पे टिक करना होता है। तो जो सबसे पहला जो सेक्शन A है आपका, उसके अंदर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होने वाला है
ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के अंदर 16 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें आपको सही ऑप्शन को क्लिक करके या टिक करके वो आंसर को अपने आंसर शीट में लिखना है। तो ये सेक्शन एक ऐसा सेक्शन है जिसमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसका बेनिफिट भी है और डिसएडवांटेज भी है। बेनिफिट ये है कि आप इस सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा नंबर स्कोर कर सकते हैं, और डिफिकल्ट ये है कि अगर आपने चीजों को ढंग से पढ़ा है, थ्योरेटिकल पोर्शन को एक अच्छी रीडिंग दी है, तो आसानी से आप इसमें 16 आउट ऑफ 16 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये था आपका सेक्शन ए पैटर्न। अब बात करेंगे बी, सी, डी, ई, इसमें क्या क्या चीजें हुई है। तो जो सेक्शन बी है आपका, उसमें आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, जो आपका सेक्शन बी है उसमें आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, और ये कितने मार्क्स के होंगे? ये 2 मार्क्स के होंगे। ठीक है, तो कितने होंगे? 17 से लेके 22, 17 से लेके 22 ये क्वेश्चन आपके आएंगे। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है आपके, ये आपके 2 नहीं 3 मार्क्स के होंगे, सॉरी। ठीक है, तो ये है आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। इस तरह से आपके क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, 17, 18, 19, 20, 21, 22। तो टोटल 6 क्वेश्चन होंगे। ये जो 6 क्वेश्चन है ये 3 मार्क्स के, यानी 3 इंटू 6 इक्वल टू 18 मार्क्स। ठीक है, तो जो सेक्शन बी है उसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा, टोटल 6 क्वेश्चन होंगे, तो 3 इंटू 6 इक्वल टू 18 मार्क्स। जो सेक्शन बी होगा वो 18 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन बी। इसके बाद जो हमें डिस्कस करना है वो है सेक्शन सी। ठीक है, सेक्शन सी में आपकी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमें डिस्कस करनी है। तो जो सेक्शन सी है वो है आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, सेक्शन सी आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन है। ये 4 मार्क्स के होंगे आपके। ठीक है, और टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे आपके। ठीक है, तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 मार्क्स। तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 मार्क्स। तो ये 16 मार्क्स का आपका सेक्शन सी होगा। सोर्स बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? जैसे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जो है छोटे छोटे पैसेज टाइप चीजें दी रखी होती है। इसमें क्या होगा, आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में से आपको आंसर्स जो है ढूंढकर लिखने हैं। दिस इज कॉल्ड सोर्स बेस्ड क्वेश्चन, या फिर इसको हम पैसेज टाइप क्वेश्चन भी कहते हैं। तो अगेन ये सेक्शन भी बहुत ज्यादा स्कोरिंग है, इसमें भी आप अच्छी तरह से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन सी है आपका, ये 4 मार्क्स का है, सॉरी 4 क्वेश्चन होंगे। 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 मार्क्स। तो ये 16 मार्क्स का होगा आपका। ठीक है, तो 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आएंगे, तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 16। तो ये था आपका सेक्शन सी। अब हम जो बात करेंगे वो सेक्शन डी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, सेक्शन डी के बारे में बात करेंगे। इसमें क्या हो गया आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो 5 क्वेश्चन आएंगे टोटल इसमें। तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25 मार्क्स। ठीक है, तो जो सेक्शन डी है आपका वो टोटल 25 मार्क्स का होगा। ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें जो टोटल क्वेश्चन है वो 5 क्वेश्चन होंगे और 5 क्वेश्चन 5 नंबर के आएंगे। तो 5 इंटू 5 इक्वल टू 25। ठीक है, तो ये था आपका सेक्शन डी। तो अब हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे लास्ट सेक्शन, जो है आपका सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में क्या क्या चीजें हैं आपकी? सेक्शन ई है आपका मैप बेस। ठीक है, ये मैप बेस्ड क्वेश्चन होगा आपका। ठीक है, और ये इसकी जो वेटेज है ये आपकी 5 मार्क्स की होगी।
लेकिन इसके साथ में भी दो तरह का जो है पैटर्न है, इसमें 2+3 का पैटर्न है। किस तरह से? तो आप सब जानते हैं कि आपके जो मैप हैं, कुछ मैप आपकी हिस्ट्री के आते हैं, कुछ मैप आपके ज्योग्राफी के आते हैं। तो टोटल 5 नंबर के मैप आएंगे। तो किस तरह से आपको तैयार करना है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के लिए, उसका भी सीबीएसई ने मेंशन किया हुआ है। इसमें भी डिवीजन है आपका, जो 2 नंबर का है आपका, जो 2 मार्क्स का है आपका, जो 2 मार्क्स का है वो है आपका हिस्ट्री से रिलेटेड, और जो 3 मार्क्स का है वो है आपका ज्योग्राफी से रिलेटेड। तो 2 मार्क्स के आपके हिस्ट्री के मैप आएंगे और 3 नंबर के आपके ज्योग्राफी के मैप आएंगे। ठीक है, तो ये तो लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 32, जो आपके 5 मार्क्स का है। तो ये इस तरह से आपके जो है 5 सेक्शन डिवाइडेड कर रखे हैं सीबीएसई ने। ये आपका टोटल 80 मार्क्स का पैटर्न है। मैं एक बार इसको दोबारा से लिख देती हूँ ताकि आपको ओवरऑल एक कंक्लूजन मिल जाए किस तरह से आपको चीजें करनी है। सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई मैं सारे लिख देती हूँ ताकि आप एक बार ओवरऑल इसका आइडिया ले सकें कि किस तरह से आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप था 1 to 16, ये आपके कितने हैं 16 मार्क्स। ठीक है, जो सेक्शन बी है वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। ठीक है, 17 से लेके 22, ये है आपके 18 मार्क्स। जो आपका सेक्शन सी है, ठीक है, वो आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन था। ये है आपके 23 से 26, तो ये आपका अगेन 16 मार्क्स। जो सेक्शन डी है आपका 27 से लेकर 31, ये आपके 25 मार्क्स। जो सेक्शन ई है दैट इज मैप क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन है 32 और ये कितना है 5 मार्क्स। तो आप देख सकते हैं टोटल 80 मार्क्स। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो है डिवीजन सीबीएसई ने किया है इस बार। आई होप ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि किस तरह से आपको अपने आप को इस टॉपिक के लिए प्रिपेयर करना है। अपने एग्जाम के लिए आपको किस सेक्शन में किस किस तरह से कवरेज करना है। ठीक है, तो ये जो चीज थी ये हमने डिस्कस करी अबाउट दी स्ट्रक्चर और सिलेबस ऑफ सीबीएसई पैटर्न। ठीक है, तो जब भी आप अपना एग्जाम या सैंपल पेपर डाउनलोड करेंगे, आप उस पेपर का जो कोड है उसको जरूर चेक करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि सैंपल पेपर के रिवीजन ऑनलाइन कराएं तो आप प्लीज डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो नाउ मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ दिस वीडियो। अब हम डिस्कस करेंगे जो आपका चैप्टर है, लास्ट चैप्टर सिविक्स का, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। उसको अब हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि आउटकम क्या है। तो ये जो चैप्टर है आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, ये चैप्टर आपका सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, सबसे लास्ट चैप्टर है सिविक्स का। वैसे तो सिविक्स के अंदर जो लास्ट चैप्टर है वो इसके बाद एक और है, लेकिन वो आपका डिलीट हो चुका है, वो आपको नहीं करना। तो हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये सिविक्स का एक आप कह सकते हैं चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी। देखिए, फ्रॉम क्लास 9 से लेके और क्लास 10th के बीच में आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है। आपने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ा, आपने इक्वालिटी के बारे में जाना, आपने फ्रीडम के बारे में जाना, आपने राइट्स के बारे में जाना। ठीक है, और आपने बहुत सारी चीजों के बारे में जाना। स्पेशली आपने इस क्लास के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जाना, आपने फेडरलिज्म के बारे में जाना। तो ये चीजें आपने इस पूरे ड्यूरेशन के टाइम पर ये चीजें सीखी हैं। जो लास्ट चैप्टर है आपका वो एक तरह से आपसे कंक्लूजन मांग रहा है, एक तरह से आपसे रिजल्ट मांग रहा है, एक तरह से आपसे पूछ रहा है कि क्या जो चीजें आपने पढ़ी है वो वाकई ही उन चीजों का जो कंक्लूजन है वो क्या है। तो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि इसका रिजल्ट क्या है। ठीक है, इसका रिजल्ट क्या है? तो रिजल्ट हम किसी चीज का कब बता सकते हैं? जब हमने उस चीज को अच्छी तरह से प्रिपेयर किया होगा। अगर मान लीजिए, मैं आपके सामने एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए सीबीएसई ने बोला कि हमें 10th का रिजल्ट चाहिए, तो क्या ऐसे हवा में 10th का रिजल्ट आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। सबसे पहले आपके सिलेबस तैयार किया जाएगा, सिलेबस के बाद में 9th के बाद बच्चों को 10th में भेजा जाएगा, उसके बाद में आपके एग्जाम होंगे और उसके बाद आपका रिजल्ट बनेगा।
ठीक है, तो इस रिजल्ट पे पहुंचने के लिए आपने क्या किया, इन सारी चीजों को कवर किया सबसे पहले। ठीक है, तो उसी तरह से आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, इस रिजल्ट पे पहुंचने से पहले हमने भी इससे पहले वाली सारी चीजों को कवर किया है। जैसे हमने फ्रीडम के बारे में पढ़ा है, हमने इक्वालिटी के बारे में जाना है, ठीक है, हमने फेडरलिज्म के बारे में जाना है, ठीक है, हमें पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में पता लगा है। तो इन सारी चीजों को कवर करने के बाद में हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि व्हाट विल बी द आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी, रिजल्ट क्या होगा डेमोक्रेसी का। हम एक तरह से आंकलन, एक तरह से कंक्लूजन करेंगे इसका। ठीक है, तो ये एक चैप्टर की स्टार्टिंग है। आई थिंक आपको जो चैप्टर की हेडिंग और इंट्रोडक्शन है वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस चैप्टर में आप क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, ये जो आउटकम ऑफ डेमोक्रेसी है इसमें आप क्या क्या चीजें कवर करेंगे, उन चीजों के ऊपर हम थोड़ा सा फोकस करेंगे। ठीक है, तो आउटकम में हम बात करेंगे डेमोक्रेसी के, ठीक है, आउटकम में हम क्या क्या इसके बारे में बात करेंगे इस चैप्टर में। एस्पिरेशन, नीड, ठीक है, एंड एक्सेस। ठीक है, देखिए इन तीनों चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। एस्पिरेशन का मतलब क्या है कि हर डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों की अपनी सरकार से कुछ इच्छाएं होती हैं। तो क्या वो इच्छाएं, वो डिमांड्स, वो ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट फुलफिल करने में सक्सेसफुल हुई है या नहीं हुई है। हम उस एस्पिरेशन के पॉइंट से चीजों को जानने की कोशिश करेंगे। हम जानेंगे कि लोगों की जरूरत क्या है, ठीक है, लोगों की जो नीड्स हैं वो क्या है, क्या गवर्नमेंट ने जो पॉलिसी बनाई है वो लोगों की नीड के हिसाब से बनाई है या नहीं बनाई है, वो भी हमारा एक तरह से आउटकम का काम होगा। एक्सेस करेंगे, एक्सेस मतलब किसी चीज को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है, या उसको हम इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, किसको इवेल्युएट करेंगे हम, डेमोक्रेसी को। हम डेमोक्रेसी के हर एस्पेक्ट को इवेल्युएट करेंगे, क्या सही में लोकतांत्रिक जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो एक सही गवर्नमेंट है या नहीं गवर्नमेंट है। तो ये चीजें हैं, ये पिलर्स है जिसके ऊपर ये पूरा का पूरा चैप्टर डिपेंड करता है। ठीक है, सो अब हम इससे आगे वाली चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी किस किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, हम डिस्कस करेंगे जो डेमोक्रेसी है वो किस किस चीज से रिलेटेड है। ठीक है, तो डेमोक्रेसी किस किस चीज से रिलेटेड है आपकी, डेमोक्रेसी है आपके रिलेटेड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, क्या जो डेमोक्रेसी है वो इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। क्या एक लोकतांत्रिक सरकार के अंदर जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है सोसाइटी का वो सही से होता है, या सोशल डेवलपमेंट होता है या नहीं होता है। ठीक है, उस चीज के बारे में हमें जानने को मिलेगा। तो डेमोक्रेसी में आपका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो किस किस तरह से रिलेटेड है। ठीक है, दूसरा डेमोक्रेसी में अकाउंटेबल, ठीक है, लेजिटिमेट, ठीक है, इसके बारे में हमें जानने को मिलेगा कि गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है वो कितनी अकाउंटेबल है, कितनी ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, या जो दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो किस तरह की है। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा, क्या डेमोक्रेसी फुलफिल कर पाती है क्या डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल। डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल का मतलब यह है कि एक इंसान की, हर एक व्यक्ति का जो सोशल आउटकम है, हर एक व्यक्ति के आगे हम एक यूज करते हैं एक स्टेटमेंट की इट हैव टू इंक्रीज दी सोशल या ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ दी सिटीजन। तो क्या एक व्यक्ति एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर अपना जो ओवरऑल आउटकम है या अपना ओवरऑल डेवलपमेंट है वो विकसित कर पाता है या नहीं कर पाता है, उस चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्या हमें फ्रीडम मिलती है, फ्रीडम बचाने की कोशिश करेंगे कि जो सिटीजन है उनको फ्रीडम मिलती है या नहीं मिलती है। ठीक है, सोशल डाइवर्सिटी, क्या
सोशल डाइवर्सिटी मेंटेन है, सोसाइटी के अंदर हर तरह के रिलीजन के, हर कास्ट के लोग रहते हैं, तो क्या सब लोग एक साथ मिलकर रहते हैं या नहीं रहते हैं? डाइवर्सिटी का जो कंसेप्ट है उसको मेंटेन किया जाता है या नहीं किया जाता है, उस चीज को हम इसमें डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो ये चीजें हैं जिसके आधार पर हम डेमोक्रेसी को एक्सेस करेंगे। क्या डेमोक्रेसी में इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है? क्या डेमोक्रेसी सबको इक्वालिटी, सबको समान रूप से एक साथ लेकर चलती है? ठीक है। क्या डेमोक्रेसी सोशल डाइवर्सिटी के बारे में सोचती है? सोसाइटी के अंदर रहने वाले हर कास्ट, रिलीजन के लोगों को समान रूप से एक साथ लेकर चलती है? क्या डेमोक्रेसी की गवर्नमेंट जो है वो डिग्निटी को मेंटेन कर पाती है या गवर्नमेंट नहीं कर पाती है? क्या फ्रीडम जो है वो लोगों के पास में अवेलेबल है या नहीं अवेलेबल है? ये सारी चीजें हम इस चीज के को यूज करके हम इस डेमोक्रेसी का जो आउटकम है उसको एक्सेस कर पाएंगे कि सही में हम गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द अपकमिंग पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। जैसे कि हम डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी एक्सेस द गवर्नमेंट या उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को। सो इस वीडियो में हमने जो सीबीएसई का जो न्यू पैटर्न था उसको डिस्कस किया, प्लस इंट्रोडक्शन ऑफ द चैप्टर आउटकम ऑफ ए डेमोक्रेसी उसको डिस्कस किया। तो अब आज के लिए सिर्फ इतना ही। टिल देन थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हाउ कैन वी एक्सेस दी डेमोक्रेसी। सो टिल देन थैंक यू।